सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2023 के बारे में बात करेंगे, जो कि 24 जून को एग्जाम होने वाला है और आपका एडमिट कार्ड आ चुका हुआ है। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, उसको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन उसके साथ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस लास्ट के 4 दिन में पढ़ के जाना, ताकि आपका स्कोर कम से कम मिनिमम कट ऑफ पार हो सके। ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा ये एनालिसिस है इस बार के बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एग्जाम का। जो भी एग्जाम हुआ था 12 जून को, एम्स नर्सिंग का जो भी एग्जाम हुआ था, उसका जो भी क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। और उस एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस लास्ट के 4 दिन में अच्छे से कवर करके जाना है, ताकि आपका मार्क्स पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले आपका एग्जाम डेट, आपको सबको पता है कि एग्जाम डेट 24 जून को है। एडमिट कार्ड आ चुका हुआ है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, जहाँ से जो भी एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे उसके बाद जहाँ पे आप लोगों ने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था फॉर्म फिलअप के समय में, वहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन के नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन के ऊपर एक क्रीडेंशियल होता है, कुछ डालना होता है, रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड ये सब डाल के लॉगिन कर देना। जैसे लॉगिन आप करोगे तो एक पॉपअप शो होगा, एम्स पैरामेडिकल एडमिट कार्ड, उस पर आप क्लिक करना। एम्स पैरामेडिकल एडमिट कार्ड के नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, वहां से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद वो आपको जो भी डाउनलोड है उसको आपको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद उस एडमिट कार्ड को आप लोग लेमिनेशन नहीं करवाइएगा, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा उसके अंदर तो वहाँ पे आपका सिग्नेचर वगैरह करवाया जाता है, थंब इम्प्रेशन लगता है वहाँ पे। अगर आप लेमिनेशन करवा देते हो तो आपका एडमिट कार्ड वो रिजेक्ट हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। सो प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड को लेमिनेशन ना करवाए। जैसा ही एडमिट कार्ड है, जो भी एडमिट कार्ड है उसका कलर करवाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करवाएंगे। और दूसरा बात, जो भी एडमिट कार्ड अगर 3 पेज में है, 2 पेज में है, 1 पेज में है, 4 पेज में है, जितना भी ओरिजिनल में जो भी पेजेज आपका डाउनलोड हुआ है सिर्फ एडमिट कार्ड का, वो एडमिट कार्ड 1 पेज का है, 2 पेज का है, 3 पेज का है, जितना भी पेज का है वो पूरा डाउनलोड करके कलर्ड लेके जाना है। और कलर जो भी एडमिट कार्ड है वो कम से कम आप 2 से 3 सैंपल लेके जाइएगा, ताकि हो सकता है ट्रांसपोर्ट में कभी ऐसा होता है कि एक अगर एडमिट कार्ड रहता है तो पानी वगैरह गिर गया, या फिर कुछ थंब इम्प्रेशन मारे तो थंब इम्प्रेशन गलत हो गया, मारना था लेफ्ट वो राइट वाला चला गया, साइन किए वो साइन गलत हो गया। सो ऐसा दिक्कत हो सकता है। सो 2 से 3 वो एडमिट कार्ड आप लोगों को लेके जाना है कलर्ड प्रिंट करवा के। बाकी उस एडमिट कार्ड का जो भी इंस्ट्रक्शन है अच्छे से पढ़ के जाना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी एंट्री टाइमिंग है, एंट्री टाइमिंग से 1 घंटा 2 घंटा पहले जाना है, क्योंकि ये जो भी एग्जाम का जो भी सेंटर होता है, कभी कभी ऐसा सेंटर भी देता है जो बहुत ही कॉर्नर साइड में होता है, ताकि और बहुत ऐसा बाहर सब में ऐसा स्कूल भी है, लाइक एक ही स्कूल के 3-4 ब्रांच होते हैं। सो आप किसी सेंटर पे पहुंचे और पता चला कि ये जो स्कूल है वो दूसरा ब्रांच है, आपको कहीं और जाना पड़ेगा। सो अगर आप एंट्री टाइमिंग से 2-3 घंटा पहले जाते हैं तो ऐसा ये सब प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं होगा। इसके बाद एडमिट कार्ड के बारे में हम लोग बात कर चुके, एग्जाम डेट के बारे में बात कर चुके। उसके साथ अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि इस बार एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में बायोलॉजी का 30 क्वेश्चंस कौन कौन सा आया हुआ था, फिजिक्स का 30 क्वेश्चन कौन कौन सा आया हुआ था, केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चंस कौन कौन सा आया हुआ था। और इसके बाद ये सारा क्वेश्चंस देखने के बाद हम लोग लास्ट में ये एनालाइज करेंगे कि ये सारा क्वेश्चन देखने के बाद ये लास्ट में हम लोग बताएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अब इस लास्ट के 4 दिन में अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा खुद से कर लिया, बहुत सारा नोट्स वगैरह कर लिया, लेकिन आज के बाद ये जो भी मैं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, बस इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के जाना। मैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इतना क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि देख के जाना, क्योंकि एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का जो भी क्वेश्चन पेपर होता है वो एम्स के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। हम लोग ये नॉट एग्जैक्ट बट अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी नर्सिंग का एग्जाम पेपर हुआ, हम लोग पता है कि क्वेश्चंस पेपर सेम नहीं आ सकता है, लेकिन वो जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे गए थे तो उन लोगों के माइंड में तो है ना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि उसी टॉपिक से आपको पैरामेडिकल में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लाइक सेम क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भी उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस दूसरे तरीके से फ्रेम किया हुआ ऐसा क्वेश्चंस मिल सकता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी हम लोग बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कौन कौन से 30 क्वेश्चंस थे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्टैटिन। पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर था मोनास्कस परप्यूरियस। अगर किसी को ये क्वेश्चन नोट करना है नोटबुक में, मेरे पास अच्छा सिस्टम नहीं है कि मैं आपको ये यहाँ पे शो कर दूँ कि ये क्वेश्चंस है। सो अगर किसी को नोट करना है तो वो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ धीरे धीरे बोलता हूँ, आप उसको नोट करते चलो। एक पेपर निकालो 2-3 पेज का या फिर किसी भी कॉपी पे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऐसे नोट कर ले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस देख लो। उसी तरह के क्वेश्चंस के टॉपिक्स पढ़ के एग्जाम में जाना इस बचे हुए लास्ट के 4 दिन में। सो सबसे पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्टैटिन, जिसका आंसर है मोनास्कस परप्यूरियस। सेकेंड, विच ऑफ द विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी एंड सी। जो भी अगर नोट कर रहे हैं तो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ तो मैं फटाफट बोलता हूँ वरना ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग जाएगा। सो जो भी अगर क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं वो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। मैं फटाक जल्दी जल्दी बोलता हूँ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्टैटिन, मोनास्कस परप्यूरियस। सेकेंड, विच ऑफ द विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी एंड सी, आंसर। थर्ड, which rules state that mammals from colder climate generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss, Allen's rule। इसमें का हो सकता है कि किसी क्वेश्चंस के ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कहीं ऑप्शन में कोई जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ हो सकता है कि वो आंसर शायद, ऐसे तो गलत नहीं होगा लेकिन शायद गलत हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसा मत समझना कि कुछ भी ऐसा ये स्टूडेंट से पूछने के बाद ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। इसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, मेमोरी बेस्ड होता है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट से पूछने के बाद ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। सो अगर इसमें कोई भी ऐसा मिस्टेक होता है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। बाकी जो भी अगर करेक्ट आंसर है तो वो आप देख लेना गूगल पे। अगर आपको ऐसा लगता है, बाकी हम लोगों ने 100% ये आंसर सही है, अगर आपको लगता है तो गूगल पे सर्च कर लेना। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज करके टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे बता देना कि आपका ये क्वेश्चंस में ये आंसर गलत था, ताकि मैं उसको अपडेट कर दूंगा सारे स्टूडेंट को। सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज डिजीज रेजिस्टेंट कॉलीफ्लावर वेराइटीज, पूसा सुब्रा। फिफ्थ वन इज राइजोफोरा ग्रोज इन मार्सी एरियाज हैव, इसका आंसर है न्यूमेटोफोर रूट। सिक्स्थ वन इज C4 प्लांट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पीपी। क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं लिखा गया है, वो याद कर करके सबने भेजा है। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड DNA। 8 इज 4 लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक सेकेंड, अब ठीक है। 4 लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लेबल इसमें करना था, कोई डायग्राम था उसमें लेबल करना था। 4 जो भी माइक्रोस्पोरेंजियम का जो भी डायग्राम था तो उसमें लेबलिंग करना था। मैंने अपने 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जो भी मेरा वीडियो बना हुआ था उसमें मैंने डायग्राम के बारे में भी सारा बताया हुआ था, और उस डायग्राम में शायद इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था, और उसमें भी मैंने बताया हुआ था कि आपको एक डायग्राम दे देगा और इसका लेबलिंग करने के लिए, लेबलिंग मीन्स ABCD करके पूछ सकता है। वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आया हुआ है यहाँ पे। अगर किसी ने वो डायग्राम वाला, अगर किसी ने अभी तक भी नहीं देखा तो वो मेरे YouTube चैनल पे अभी है, वहाँ पे जाके बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट डायग्राम का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन है पैरेलल वेनेशन फाउंड इन मोनोकोट। 10th क्वेश्चन स्ट्रेस साइकिल फाउंड इन नॉन प्राइमेट्स। 11th 12th मैं नहीं बोलता, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता जाता हूँ। DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रोपोज्ड बाई एलेक्स जेफरी। उसके बाद MOET फुल फ्रॉम मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट अबाउट किंगडम एनिमेलिया, प्रेजेंट सेल वॉल, अरेंज मियोसिस 1 अरेंज मियोसिस 1 फॉर जो भी वो है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, इसका वो अरेंजमेंट करने के लिए बोला गया था। उसके बाद है मेल स्पर्म ट्रांसफर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला ERV प्लस RV। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेस्कुलर बंडल हैविंग बोथ जाइलम फ्लोएम अरेंज अल्टरनेट मैनर विद डिफरेंट रेडियल, उसका आंसर है रेडियल। कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के बारे में पूछा गया था, वही कि नोटोकॉर्ड का डोर्सल साइड, हार्ट वेंट्रल साइड एंड CNS डोर्सल होता है। उसके बाद गटेशन ब्लीडिंग इन प्लांट ड्यू टू रूट प्रेशर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पूछा गया था। फैमिली ऑफ मेंजीफेरेंडिका के बारे में पूछा गया था, एनाकार्डियेसिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिन और ट्रोपोनिन स्ट्रक्चर के बारे में, टाइप एंड बॉन्ड बिटवीन पॉलीसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसाइड बॉन्ड,
नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछा गया था। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सा है, तो ये सुक्रोज है। C3 साइकिल स्टेप्स के बारे में, जो भी C3 साइकिल का जो भी स्टेप है उस स्टेप के बारे में पूछा गया था। स्टेप के बारे में क्या पूछा है, वो नेमिंग वगैरह पूछा गया होगा, या फिर अरेंजमेंट करने के लिए बोला गया होगा, या फिर ABCD करके पूछा गया होगा। उसके बाद है बाइनरी फिजन एंड इंसिस्टेशन के बारे में पूछा गया था, अमीबा के। उसके बाद पायोनियर कम्युनिटी के बारे में पूछा गया था, फर्स्टली फॉर्म रीजनरेशन अकर्स इन प्लेन एरिया। उसके बाद क्वेश्चन था GTP फॉर्म इन क्रेब्स साइकिल। उसके बाद अगला क्वेश्चन था सिलेटेड एपिथेलियम फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फैलोपियन ट्यूब वाज डिफरेंस। ये वाला ये हो गया आपका बायोलॉजी का 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री वाला क्वेश्चंस देखते हैं। केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस कौन कौन सा था। सो पहला क्वेश्चन था फर्स्ट आर्टिफिशियल शुगर। फर्स्ट आर्टिफिशियल शुगर था, इसमें वैसे ऑप्शन बहुत था, एस्पार्टेन था, एलिटेन था, सुक्रोलेज था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सैकेरिन। नेमिंग रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, रोजेनमुंड रिएक्शन का वो एक फिगर दिया गया था, डायग्राम दिया गया था, और बस पूछा गया था कि ये जो भी रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है। मैंने अपने वीडियो में भी बताया हुआ था, और मैंने इस रिएक्शन का वो क्या बोलते हैं एक वो PDF भी दिया हुआ था, केमिस्ट्री PDF भी दिया हुआ था, सिर्फ नेमिंग रिएक्शन का भी दिया हुआ था। उस रिएक्शन में ये वाला क्वेश्चंस था। अगर किसी ने वो हमारा 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में नेमिंग रिएक्शन अच्छे से याद करके गए होंगे, सो वो ये क्वेश्चंस को तो अच्छे से बना के आए ही होंगे। फिर ये एक फिगर दिया गया था, और उसमें पूछा गया था ये जो फिगर है इसका नाम क्या है, तो उसमें नाम ये था 4-chloro-2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में लिया हुआ था, लाइक सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में लिया हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही रिएक्शन CH3 CH2 CH2 COONA सोडा लाइम और हीट के प्रेजेंस में करवाएंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो इसका जो भी रिजल्ट है वो CH3 CH2 CH3 है। उसके बाद वाटर सोल्युबल विटामिन के बारे में पूछा गया था कि वाटर सोल्युबल विटामिन कौन सा है, तो वाटर सोल्युबल विटामिन B होता है। उसके बाद राइट आईयूपैक नेम पूछा गया था, वहीं एक फिगर दिया गया था, और फिर से आईयूपैक नेम पूछा गया था। वो आईयूपैक नेम का नाम मैं बता देता हूँ, 5-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड। इस मतलब 5-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया था और उसका नाम पूछा गया था। उसके बाद करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर के बारे में करेक्ट ऑर्डर बताना था। उसमें जिसका आंसर था पोटेशियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन बोरोन। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BrF5। हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट में करवाया हुआ था, लाइक सेम क्वेश्चंस नहीं करवाया हुआ था। मैं अपने हर वीडियो में बताया हुआ था कि सेम क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चंस में पूछा गया था BrF5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ लोन पेयर इन SF4 एंड BrF5। लोन पेयर पूछा गया था SF4 और BrF5 में क्या लोन मतलब कितना लोन पेयर होता है। सो SF4 में भी लोन पेयर 1 होता है एंड BrF5 में भी लोन पेयर 1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी। मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला भी बताया हुआ था अपने उस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम का। एक PDF था जिसमें क्रिस्पोला जो भी केमिस्ट्री का PDF था, मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री का PDF था 10 से 15 पेज का, उसमें मोलरिटी का फॉर्मूला था। सो जो भी वहाँ से वो मोलरिटी वाला फॉर्मूला याद करके गया होगा वो इस क्वेश्चंस को अच्छे से बना के आया होगा। उसके बाद करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया था, जिसका आंसर था Rn इज ग्रेटर देन Xg इज ग्रेटर देन Kr इज ग्रेटर देन Ar आर्गन। उसके बाद करेक्ट ऑर्डर ऑफ En के बारे में भी उस PDF में था, फिर भी करेक्ट ऑर्डर ऑफ En बोला गया कि करेक्ट ऑर्डर En क्या है। उसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ En है नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन आर्सेनिक इज ग्रेटर देन Sb। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन था जिसका आंसर था ब्यूटेरियम और यूरेनियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बाई कम्बशन, ये वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन 4 कार्बोकटायन दिया गया था, उसमें से पूछा था कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन क्या था। सो इसमें का मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन था CH3 CH2+। उसके बाद विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछा गया था। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, तो इसका आंसर है सुक्रोज। सेलेक्ट करेक्ट पेयर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट पेयर पूछा गया था, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी उस PDF में था।
मैं ये बता रहा हूँ, मैं बार बार मतलब लाइक जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन उसमें था, इसलिए क्योंकि मैंने जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में बताया हुआ था वहीं लाइक सेम क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे। सो जो भी मेरा 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम अच्छे से फॉलो किया होगा उनका मार्क्स अच्छे से आएगा, ये कन्फर्म है। सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछा गया था जिसका आंसर था NO+ CO एंड O2-2। ओके, उसके बाद वही रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, नेम दिस रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया था उसके बारे में, जो भी रिएक्शन किस चीज़ का रिएक्शन दिया था, कैनिजारो रिएक्शन का एक डायग्राम, स्ट्रक्चर डायग्राम जो भी बोलो, रिएक्शन दिया गया था कैनिजारो रिएक्शन का, और बस पूछ रहा था कि ये जो भी रिएक्शन है वो किसका है। सो वो हमको बताना था कि कैनिजारो रिएक्शन का है। रिएक्शन का PDF मैंने प्रोवाइड किया हुआ था। इन विच डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस, स्टॉकी डिफेक्ट, गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेइक सेल, ये भी क्वेश्चन था PDF में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है TiCl4+Mg, एक रिएक्शन दिया गया था और इसमें पूछ रहा था कि कौन सा रिएक्शन है, तो इसमें है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन पूछा गया है इसमें। फिर उसके बाद व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये भी क्वेश्चन था। डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में पूछा गया कि उसमें क्या सिमिलरिटी है, जिसका आंसर है बोथ आर नेटवर्क ऑफ कार्बन कनेक्टिंग विद कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने NCERT में भी जब अंडरलाइन करवाया था तो मैंने बताया था कि डायमंड और ग्रेफाइट का ये लाइन याद करके जाना। आपको अगर विश्वास नहीं है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे जाना, जो भी मैंने केमिस्ट्री का ये पार्ट जहाँ पे बताया है वहाँ पे ओपन करके आप देख सकते हो, वो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बाद है विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिजॉर्प्शन, जिसका आंसर है एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक। उसके बाद है अगला क्वेश्चन विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स जियोमेट्री, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, लाइक ऑप्शंस दिया गया था 4-5, लाइक CHBr3 जिसका दिया गया था ट्राइगोनल प्लेनर, CO2 V शेप। तो इसमें से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट सही है BF3 ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कंपाउंड एज, लाइक दिया हुआ है एक आयरन 3 हेक्सासाइनाइड फोरेट और इसका फॉर्मूला पूछ लिया हुआ है। उसके बाद है बाय विच प्रोसेस वाटर मूव्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस। कंपेयर साइज कंपेयर करना था, W इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन IR इज ग्रेटर देन OS, जिसका आंसर ये है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू MOT वाला जो ऑर्डर होता है उसके बारे में पूछा गया था कि वो जो ऑर्डर होता है वो कौन कैसे होता है, तो वही है σ2s इज लेस देन σ*2s इज लेस देन π2px इज टू π2py इज लेस देन σ*2px, ये वाला इसका करेक्ट आंसर था। ये हो गया आपका बायोलॉजी, अभी तक हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और अब हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे। सो पहला क्वेश्चन ये था डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिजिक्स का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चंस आप लोग वो नोट कर लो और खुद से आंसर निकालने का वो कोशिश करो, कम से कम ये ट्राई करो कि ये जो भी फिजिक्स का क्वेश्चंस है इसका आंसर क्या होना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी किसी किसी का मैं आंसर बता दूंगा, किसी किसी का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर याद होगा तो मैंने जो भी मेरा फिजिक्स का वीडियो लेक्चर्स था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करवाया था उसमें मैंने इसके बारे में भी अंडरलाइन करवाया था कि इसके डायमेंशन याद करके जाना, और मैंने ये भी बताया हुआ था कि डायमेंशन के 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पहला ही क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसका आंसर वही है M-1 L-2 T3 A2। एनर्जी बैंड गैप के बारे में पूछा गया था, एनर्जी बैंड गैप फॉर सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, तो सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप होता है, मैं आंसर बता देता हूँ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन था रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रेशियो है तो वो खुद से निकाल लो। इसका आंसर एक सेकंड क्या है, इसका आंसर है 4.1 × 10⁻42, निकाल के देखना कि कैसे आ रहा है। बाकी
अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ काइनेटिक एनर्जी इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने हर अपने एक वीडियो में बताया हुआ था कि जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे वो टोटली फार्मूला बेस्ड आएंगे। अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो सारे फार्मूला बेस्ड इक्वेशंस मिल रहे हैं। क्वेश्चंस क्या था, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ काइनेटिक एनर्जी इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका आंसर है 5.4 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, टू ब्लॉक ए एंड बी मास ऑफ 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली, एक सेकेंड सॉरी, रिस्पेक्टिवली इफ यू अप्लाई 45 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टली ऑन ए टू ब्लॉक ए एंड बी मास ऑफ 10 and 20 kg रिस्पेक्टिवली, लाइक ए का 10 kg है और बी का 20 kg है। इफ़ यू अप्लाई 45 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टली ऑन ए पे अगर 49 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टली, व्हाट्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। तो व्हाट्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ऑन बी, तो इसका आंसर निकाल लेना खुद से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है CV फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद कैलकुलेट द थर्मल पावर प्रोड्यूस्ड बाय ए बैटरी इफ EMF इज 2.8 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज इज 2V एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज 0.8 एम्पियर। ये क्वेश्चन था जिसमें मोल दिया गया था 1 मोल, गिवन में दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्फेरिकल सेल का फॉर्मूला बस वहाँ पे लिखना था, मार्क करके आना था। इसका फॉर्मूला था V = Q/4πε0R, या फिर जिसको हम KQ/R भी बोलते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने बोला था ना सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फार्मूला बेस्ड से के अलावा अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं जो फार्मूला बेस्ड के अलावा था। उसके बाद है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशनल फार्मूला फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे 10th क्वेश्चन डायमेंशन पे पूछा गया था और ये भी मैंने अंडरलाइन करवाया हुआ था, जिसका आंसर है M-1 L-2 T4 A2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इफ L = 200 μH, C = 0.0005 μF एंड R = 10 ओम। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना था। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। उसके बाद है अगला क्वेश्चन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड एट इट्स एंड बाय एंड इफ मास ऑफ द रॉड इज 1 kg एंड ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 0.6 मीटर। इसका सॉल्यूशन निकाल लेना। अगला क्वेश्चन था फाइंड x फॉर टेलीस्कोप हैविंग d = 20 सेंटीमीटर एंड लैम्बडा गिवन है। जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ स्पेशली फिजिक्स के, देखो बायो के तो टॉपिक्स पढ़ लेना, क्वेश्चंस भी देख लेना, केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी पढ़ लेना, क्वेश्चंस भी देख लेना, फिजिक्स के क्वेश्चंस तो करना है, लेकिन साथ में इस वाले फिजिक्स का क्वेश्चन है ना 3-4 बार करके जाना। मेनली 3 से 4 बार इस क्वेश्चंस को करके जाना। क्यों? हो सकता है ये न्यूमेरिकल सेम आएगा और वो डिजिट चेंज कर देगा। लाइक यहाँ पे पूछा हुआ था क्या, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड एट इट्स एंड इफ मास ऑफ द रॉड इज 1 kg। तो यहाँ पे 1 kg की जगह पे 10 kg कर देगा, 12 kg कर देगा, 1 kg की जगह पे 5 kg कर देगा। सो हो सकता है कि वो वैल्यू चेंज कर दे लेकिन क्वेश्चन शायद सेम दे दे। सो क्वेश्चंस को अच्छे से बना के जाना ताकि आपको पता भी चलेगा कि मेन लाइक अगर यही क्वेश्चंस मेरा एग्जाम में पूछा जाता तो वो कितना मार्क्स आ जाता मेरा। या फिर अभी तक जो भी वीडियो देखा है तो आप इसको फिर बैक जाओ और क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करो और खुद से वो आंसर की बनाओ कि मैंने ये क्वेश्चन बोला तो उसका डायरेक्ट आपका वो आंसर क्या आ रहा है, ताकि आपको एनालाइज हो जाएगा कि इस कम से कम इस 90 क्वेश्चंस में मेरा अगर मैं नर्सिंग का जो भी पेपर आया हुआ था, अगर वो पैरामेडिकल में पेपर आया हुआ होता तो मेरा कितना मार्क्स मैं एग्जिस्ट कर सकती हूँ, इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड x फॉर टेलीस्कोप हैविंग d = 20 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में भी मैंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में भी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ था कि इस पे 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इफ n = 5 एंड d = 7 लैम्बडा, जिसका आंसर है क्वेश्चंस ऑफ डबल स्लिट, इसका आंसर है y = 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। उसके बाद क्वेश्चंस ये फॉर्मूला लगा के फिर वैल्यू पुट करके n की जगह पे 5 रख के स्मॉल d की जगह पे 7 लैम्बडा रख के उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकाला, जिसका आंसर 1.28 के आसपास में आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस थ्रू ए ग्लास स्लैब। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड बाय ए हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 to n = 1 स्टेट n। ये भी मैंने बताया हुआ था। वन क्वेश्चन ऑन फार्मूला, फिर फार्मूला वाला क्वेश्चन पूछा गया था। वन क्वेश्चन ऑन फार्मूला जिसका है NIAB साइन थीटा, किसका फार्मूला होता है ये खुद से पता लगाना। NIAB साइन थीटा किसका फार्मूला होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन फॉर ए EM वेव इन स्पेस, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। फिर अगला क्वेश्चन था, फाइंड E/M रेशियो इफ एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू ए यूनिफॉर्म रीजन B and experience force F which causes electron to move in a circular orbit of radius smaller. Next question is, find the mass m if energy released is equals to 1802 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिया गया है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन जो भी पीछे का था वो क्वेश्चन मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया हूँ, और वो भी इसलिए वो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस अच्छे से नहीं बताया गया होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस थे। किस पे थे, एनर्जी रिलीज दिया हुआ है और मास निकालना था, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ PEE इक्वेशन। उसके बाद सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस ऑफ CE कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फाइंड द लीनियर वेलोसिटी इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप। इतना क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट 26-27 के आसपास में मैंने क्वेश्चंस बोला है। फिर मैंने बायोलॉजी का भी बता दिया, केमिस्ट्री का भी बता दिया और फिजिक्स का भी बता दिया। और अभी तक मैंने जितना भी ये 90 के आसपास मैंने क्वेश्चंस बोले हैं, तो जिन्होंने भी अगर नोट किया है, जिन्होंने भी अगर नोट नहीं किया, तो वो कम से कम इस टॉपिक्स को पढ़ के जाए और इस क्वेश्चंस को अच्छे से बना के जाए। इस सारे जो भी मैंने क्वेश्चंस बोला, उस क्वेश्चंस को बढ़िया से बना के रिवीजन करके याद करके चले जाना। उसके साथ में ये क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए हुए थे, उस टॉपिक्स को अच्छे से एक बार पढ़ के चले जाना। स्पेशली बायोलॉजी वाले, स्पेशली बायोलॉजी में इस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना, ताकि आपका बायोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, क्योंकि आपको कट ऑफ पार करना है। लाइक जनरल EWS के लिए कट ऑफ है 50% का, OBC वालों के लिए 45% और SC/ST वालों के लिए 40%। 40% मीन्स 50%, 45% क्या मैं बता देता हूँ। लाइक टोटल 90 क्वेश्चन है, उसका 50% कितना होता है, उसका 50% हो गया 45 मार्क्स। यानी जनरल EWS को कम से कम 45 मार्क्स लाने हैं। वैसे ही 90 का 45% निकाल लेना, वैसे ही 90 का 40% निकाल लेना। लाइक अगर SC/ST वालों के लिए निकालेंगे 90 का 40%, 4 9 जा 36 आएगा। फिर वैसे ही OBC 45/100 × 90 करके ऐसा कटपिट करके देख लेना कि कितना आ रहा है। उसके बाद अगर कोई इस एग्ज़ाम को दे रहा है, एग्ज़ाम देने के बाद आप अपना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, ताकि मैं आप लोगों को ये फ्री में काउंसलिंग कर दूं। मैं बताऊं कि आपको काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे करना है, कौन से कॉलेज को आगे पीछे कैसे रखना है, और कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, इस सब के बारे में मैं बता दूंगा। सो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप अपना मार्क्स, AIR जो भी हो, आपका रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड, और रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं यही प्रे करता हूँ। लेकिन उसके साथ में आपका मार्क्स कितना बन रहा है, ये सब के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं सबका मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा कि आपको ये कोर्स मिल सकता है। अगर किसी को ये क्वेरी है कि मेरा इतना मार्क्स है, क्या मेरा ये कट ऑफ पार हो सकता है, या फिर मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, ये कोर्स मिल सकता है, तो उस सब के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ इतना मार्क्स पे ये कॉलेज मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दिया गया। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी मेरा बुक है रैंक बूस्टर पैकेज, वो पहले इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल था, अब उसका हिंदी मीडियम भी अवेलेबल हो चुका हुआ है। सेम कंटेंट है, कंटेंट सेम है, बस ये इंग्लिश मीडियम का बुक अलग है, हिंदी मीडियम का बुक अलग है। इसमें पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों के बारे में इसमें दोनों कंटेंट है, वैसे ही इसमें पैरामेडिकल नर्सिंग के बारे में दोनों कंटेंट है। ये बुक ज़्यादा मोटा नहीं है, देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा पतला कंटेंट है इसका। पतला इसलिए क्योंकि इसमें वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़्यादा नीड है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं।
सो अगर किसी को ये इस बुक का हेल्प लेना है तो वो हेल्प ले सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स वगैरह, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मेन एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम पैटर्न्स के बारे में मैंने इस बुक में बताया हुआ है। सो जिनको भी ये बुक का हेल्प लेना है वो ले सकते हैं। इस बुक को आप पर्सनली बाई करके आप अपने रूम पे भी मंगा सकते हैं, घर पे मंगा सकते हैं, या फिर इसको मोबाइल, टैब, लैपटॉप में भी ई बुक और किंडल एडिशन में पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता के जाना। और जो भी एम्स पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट है वो अच्छे से एग्ज़ाम देना, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना। देखो कॉन्फिडेंस होके जाओगे, लाइक अगर कोई लूज कॉन्फिडेंस से जाता है तो किसी का मार्क्स अगर 50 नंबर आने वाला है, किसी का मार्क्स अगर 70 नंबर आने वाला है, अगर आप लूज कॉन्फिडेंस से जाते हो तो 70 मार्क्स आने वाला भी 60-65 पे आके रुक जाता है। लेकिन बिना कॉन्फिडेंस के जाते हो तो अगर 70 आने वाला था तो आपका 5-10 नंबर ऐसा कम हो जाता है उस लूज कॉन्फिडेंस की वजह से। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट होके जाओगे कि मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छे से मैं करके आऊँगा, तो अगर आप ये सोच के जाओगे तो आपका कंफर्म है कि अगर आपका 70% बन रहा ना तो 5% आप सही करके आओगे। ऐसा कॉन्फिडेंस लेके जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है। साथ में आप एग्ज़ाम में जाओगे तो एग्ज़ाम में आपको एक वाइट पेज प्रोवाइड किया जाएगा और एक पेन प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम में जाएंगे तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कहाँ पे करेंगे। वहाँ पे आपके हेल्प के लिए इन्विजिलेटर रहते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, लाइक जैसे ही आपका एग्ज़ाम दे रहा है कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो डायरेक्ट आप इन्विजिलेटर को बताओ कि मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देते वो कंप्यूटर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। सो आप लोगों को वो मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, डायरेक्ट इन्विजिलेटर को बताओ कि मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, ये दिक्कत आ रहा है, ये तकनीकी प्रॉब्लम आ रहा है, वो ठीक करके देंगे। वो वहाँ पे आप लोगों के लिए ही होता है। लेकिन उनसे जो भी बात करें वो पोलाइटली बात करें, थोड़ा सा भी ऐसा आर्गूमेंट ना करें। सो एग्ज़ाम में अंदर जाना तो अच्छे से एग्जाम देना। आप लोगों के लिए एक वाइट शीट पेपर और एक पेन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा रफ करने के लिए। सो उसका भी टेंशन नहीं लेना है। और जो भी रफ करना तो वहाँ पे छोटा छोटा लिखना, ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको उसी में सॉल्व करने होते हैं। पता नहीं वो एक्स्ट्रा पेज देते हैं या फिर नहीं देते हैं, लेकिन एक पेज तो कंफर्म देते हैं। सो ये ट्राई करना कि उस एक पेज का ही यूज अच्छे से करें ताकि आपका टोटल 90 से 90 क्वेश्चन उसके अंदर आ जाए, आगे और पीछे। सो इस बात का ध्यान रखना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के जाना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। एंड लास्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। टेंशन नहीं लेना है। आगे जो भी काउंसलिंग प्रोसीजर होगा, जो भी रिजल्ट का डेट आएगा, रिजल्ट का नोटिफिकेशन आएगा, रिजल्ट आएगा तो मैं उसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगा। लाइक जो भी नोटिफिकेशन आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आपको कोई भी ऐसा टेंशन नहीं लेना कि कोई नोटिफिकेशन आया और आपको नहीं मिला। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, भले लेट हो सकता है लेकिन आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इस चीज़ का वो आप लोगों को ऐसा टेंशन नहीं लेना। बाकी एग्जाम को अच्छे से देगा ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक।